स्वागत है आप सभी का इंडिया जीएस की सिंप्लीफाइंग सीरीज़ में। आज की सीरीज़ में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी सब्जेक्ट का अप्रोच। देखिए, ज्योग्राफी सब्जेक्ट बहुत सारे लोगों को परेशान करता है। उसका कारण ये है कि आपको एक सही किताब के बारे में पता नहीं है, या फिर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ढंग से नहीं देखा होगा, या तो आपको सब्जेक्ट का एक प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होना चाहिए उसके बारे में ठीक से पता नहीं होगा। उसी कारण से आपको सब्जेक्ट जो है थोड़ा कठिन लग रहा होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सभी प्रश्नों के आंसर दूंगा, और अंत में क्या होगा, मैं आपके लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा सिंपल कर दूंगा। इसके बाद आपको इस सब्जेक्ट से किसी भी प्रकार का भय शंका नहीं लगेगा और आपको ये सब्जेक्ट बेहद ही सरल लगने लगेगा। क्योंकि देखिए, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें ही हैं। पर्वत पठार मैदान के बारे में जानने में किसको अच्छा नहीं लगता है, तो एकदम अच्छा लगेगा आपको जब इस सब्जेक्ट का एक प्रैक्टिकल अप्रोच आप सीख जाएंगे। इसमें हम लोग पूरा एक 13 वर्षों के प्रश्नों के एनालिसिस के आधार पर ही बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी डिसाइड करेंगे, तो उनमें एक लॉजिक रहेगा, मतलब एक तर्क रहेगा। उसके आधार पर हम लोग टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस को डिसाइड करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ हमारे सब्सक्राइबर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इंडिया जीएस की जो इस सिंप्लीफाइंग वाली सीरीज़ है उसको इतना प्यार दिया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पॉजिटिव कमेंट ही क्या करते हैं, आगे और बेहतर करने के लिए मोटिवेट करते हैं। देखिए, पूरे सेशन का पीडीएफ भी आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल CGPSC फॉर यू में। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्या करेंगे, PDF डाउनलोड कर लेंगे। अब देखिए, बात करते हैं ज्योग्राफी में प्रश्नों का ट्रेंड कैसे रहा है वर्षवार। तो देखिए, CGPSC की प्रारंभिक परीक्षा का ये ट्रेंड बता रहा हूँ मैं। इसमें मैं जो ऑब्जर्वेशन बताऊँगा वो आपके CG व्यापम के ज्योग्राफी सब्जेक्ट पर भी काम करेगा। ठीक है, देखिए कितने प्रश्नों का ट्रेंड रहा है जनरली, तो 10 से 12 प्रश्नों का ट्रेंड रहा है। कभी कभी ये बढ़ जाता है, जैसे कि यहाँ पर 15 प्रश्न 13 प्रश्न आए थे, फिर 11 प्रश्न, फिर 16 हो गया एक बार, फिर 10 12 13, तो नॉर्मल है। 2022 में 8 क्वेश्चन पूछे गए। उसका कारण ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड ईयर था। मतलब इस वर्ष जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, मान लीजिए आपका पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, तो सभी से 8 8 8 का क्रम जो है PSC ने बनाया था। उसी प्रकार CG हिस्ट्री से 8, CG कल्चर से 8, CG ज्योग्राफी से 8, तो एकदम 8 8 का बैलेंस जो है इस वर्ष बना के रखा था PSC ने। तो एकदम बैलेंस ईयर था। सभी टॉपिक से क्या हुआ था, लगभग एक प्रकार के ही प्रश्न पूछे गए थे, एक अनुपात में बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया 2022 की कहानी। 2023 में फिर से प्रश्नों का जो वो था, संख्या था, मात्रा था, वो बढ़ा है। 2024 में 12 प्रश्न नॉर्मल में आ गया PSC। अब देखिए, ये जो 12 प्रश्न आते हैं उनका भी आपको एक तरीका सीखना है कि उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 8 क्वेश्चन रहते हैं हमारे ज्योग्राफी वाले और 4 प्रश्न रहते हैं इन्वायरमेंट वाले, ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्योग्राफी के साथ साथ इन्वायरमेंट को भी जोड़ करके देख रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए इन्वायरमेंट में आप पढ़ते हो वायुमंडल चैप्टर, वायुमंडल चैप्टर में आप गैसों के बारे में पढ़ते हो, और वायुमंडल में क्या होती हैं, विभिन्न परतें रहती हैं। तो आप क्या पढ़ते हो ज्योग्राफी में, जलवायु। तो जलवायु में जो वायुमंडल की विभिन्न परतें रहती हैं उनमें क्या क्या घटनाएं होती हैं, उनका योगदान हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि सारी जो वर्षा वाली चीज़ें हैं वो कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल किसकी परत है, वायुमंडल की। तो ऐसा कनेक्टेड है आपका ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, दोनों चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। इसीलिए दोनों का ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस साथ में करने में ही फ़ायदा है। तो इसीलिए हम लोग दोनों को साथ में देखेंगे। जैसे हमने इंडियन हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को देखा था, वैसे ही इन दोनों का ऑब्जर्वेशन हम लोग करेंगे। अंत में मैं आपको क्या बताऊंगा, जो सबसे ज़्यादा पूछे गए विषय हैं उनके बारे में बताऊँगा, और एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स की लिस्ट भी दूंगा। ठीक है, तो इस लिस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी बस देखते हैं, थोड़ा सा कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं फटाफट, फिर उसके बाद क्या करेंगे, लिस्ट पर आ जाएंगे सीधे। देखिए, 2012 में 10 प्रश्न पूछे गए थे, तो उनका ट्रेंड देखते हैं, क्या क्या थीम रिपीट होती थी। पहला थीम देखिए, लौह इस्पात उद्योग नहीं है। तो यहाँ से आपको क्या पकड़ना है, उद्योग चैप्टर से क्वेश्चन आता है। अब देखिए, हम लोग 12 का इसलिए देख रहे हैं, यदि 12 में जो थीम से क्वेश्चन आ रहा था, मान लीजिए उद्योग से आ रहा था, या फिर इन्वायरमेंट के वायुमंडल चैप्टर से आ रहा था, तो यही प्रश्न मान लीजिए 2024 में भी आया है, यानी कि 13 वर्षों बाद भी आया है। तो इसका तात्पर्य तो ये हो गया ना कि वो थीम क्या है, इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिपीट होता है। तो वही आपको पकड़ना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, भारत में सड़कों का घनत्व किस राज्य में सर्वाधिक है। अब ऐसा फैक्ट जो रहता है वो इकोनॉमिक सर्वे में दिया रहता है भारत के, लेकिन ये वर्तमान के हिसाब से क्या है, थोड़ा सा इररिलेवेंट है। ऐसा प्रश्न आजकल देखने को नहीं मिलता है। तो इसको अगर आपको पढ़ना होगा तो इकोनॉमिक सर्वे का जब डेटा आएगा तो वहाँ से आप देख सकते हैं इसको। बाकी मेरे हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, तो इसको हम लोग हाईलाइट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे अभी के लिए। ठीक है, फिर देखिए अगला है हमारा, जास्कर श्रेणी स्थित है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला की जो महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं उसको आप लोग क्या करोगे, बहुत ध्यान से
पढ़ोगे, है ना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिमालय पर्वत श्रृंखला, खास करके भारत का भौतिक विभाजन, यहाँ से भर भर के प्रश्न आता है और आपको इसको बहुत अच्छे से रेडी करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत में हाई यील्ड वैरायटी सीड्स किसके द्वारा प्रारंभ किए गए थे। अब इसका आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग जी। अब देखिए इनका नाम तो कौन नहीं जानता होगा, हर एक व्यक्ति जानता होगा, लेकिन ये जो थीम है जहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है वो थीम है कृषि। ज्योग्राफी में चैप्टर होता है कृषि का, वहाँ से प्रश्न आता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि 2012 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, 2023 में पूछा गया था कि भारत के किन राज्यों में झूम खेती की जाती है, तो उत्तर पूर्वी राज्यों में की जाती है। वो क्वेश्चन भी क्या है, कृषि चैप्टर का ही है। उसी प्रकार 2024 में भी आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा जिसके बारे में आपको अभी तुरंत बताऊंगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अति हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें कौन सी हैं। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा चैप्टर निकल करके आ रहा है इन्वायरमेंट का, वो चैप्टर है वायुमंडल। तो वायुमंडल की विभिन्न परतों जैसे कि क्षोभ मंडल या फिर आपका ओजोन परत, इनसे क्या होता है प्रश्न आता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ से हमको इन्वायरमेंट जब भी पढ़ेंगे तो वायुमंडल चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है, वहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर अगला प्रश्न है, क्लाइमेट शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो इन्वायरमेंट में जैसे भी ऐसी टर्मिनोलॉजी रहती हैं जिसमें क्लाइमेट की बात होगी, जैव विविधता की बात होगी, या फिर आपका पारिस्थितिकी तंत्र जैसे जो शब्द हैं उनका प्रयोग कोई वैज्ञानिक पहली बार करेगा तो वो वैज्ञानिक का नाम पूछता है या किस भाषा का है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंट की टर्मिनोलॉजी। ठीक है, ये इनसे क्वेश्चन पूछता है पीएससी में, ये ध्यान रखिएगा, है ना। और ऐसे ही प्रश्न व्यापम में भी आते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी है पीपीएम में। तो ये 2012 का प्रश्न है और उस समय के हिसाब से डेटा वगैरह रहा होगा तो उन्होंने प्रश्न पूछा है, लेकिन वर्तमान संदर्भ में ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। बस आपको क्या पकड़ना है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, वायुमंडल का एक संगठन है, मतलब वायुमंडल की गैसों के बारे में और खास करके प्रदूषण फैलाने वाली गैसों के बारे में प्रश्न आता है। जैसे कि अगला ही प्रश्न देखिए, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में किस गैस की गहनता से पैदा होती है। तो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायुमंडल की जो गैसें हैं प्रदूषणकारी, उनसे 2 प्रश्न देखने को मिल गया ना। ऐसा ही प्रश्न आपको मिलेगा 2023 में। क्वेश्चन इस प्रकार का था कि जो वायुमंडल में जहरीली गैसें प्रदूषण फैलाती हैं तो उनको नियंत्रण करने के लिए जो कारखानों में कैटलिटिक कन्वर्टर लगाया जाता है, यानी कि उत्प्रेरक रूपांतरण लगाया जाता है, उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो ये गैसों से ही संबंधित क्या हो गया, 2023 में भी प्रश्न आया है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये उसका आंसर क्या हो जाएगा, जो जहरीली गैसों के प्रभाव को कम करने के लिए धातु प्रयोग की जाती है, उसका आंसर है रोडियम धातु। तो इस प्रकार से क्या करना है, आपको थीम देखना है। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो वायुमंडल में प्रदूषणकारी गैसें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से जो फैक्ट आपको मिलता है PYQ में मिलता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता है, पूछा जाता है आपसे। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ऐसे अध्ययन वाला जो रहता है ये तो साइंस में भी कभी कभी पूछा जाता है, ज्योग्राफी में भी पूछा जाता है। तो ये तो एकदम बेसिक पीएससी व्यापम दोनों वाला फैक्ट है, इसको आपको पढ़ना ही है, देख लीजिएगा PDF से और इसको याद करना ही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये कॉन्सेप्चुअल है और ये आपको क्या करना है, इसको प्रिपेयर करना है, रेडी करना है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो भारत का भौतिक विभाजन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें भी खास करके हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं, उनसे कौन कौन सी संरचना बनती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसको मैं आपको अगर थोड़ा कॉन्सेप्ट बताऊं तो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी श्रृंखला कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है। अब मैं थोड़ा आपको ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। सबसे ऊपर है हमारे ट्रांस हिमालय, ये ट्रांस हिमालय हो गया, TH लिखता हूँ मैं इसको। फिर उसके बाद आती है एक घाटी जिसको कहते हैं ITSZ, ठीक है, इंडस सांगपो सुचर जोन, आप सभी जान रहे होंगे। तो ये हो गई आपकी सिंधु घाटी, इसी का अन्य नाम है ITSZ, यानी कि सिंधु ब्रह्मपुत्र सुचर जोन, यानी कि उनका जो बहाव वाला क्षेत्र है वो हो गया। फिर दूसरी पर्वत श्रृंखला आती है ग्रेट हिमालय, इसको कहते हैं महान हिमालय, ठीक है। फिर महान हिमालय के बाद आता है एक और घाटी वाली श्रृंखला, वो घाटी वाली श्रृंखला को कहते हैं हम लोग MCT, यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट में ही आपकी कौन सी घाटी आती है, ये चूँकि ये घाटी वाला क्षेत्र है तो इसी में आएगी आपकी कश्मीर वैली, है ना, जो पूरा झेलम नदी के बहाए हुए करेवा से बनती है। करेवा से भी प्रश्न आ चुका है CGPSC के प्रीलिम्स में, और ये करेवा क्या होता है, एक प्रकार की जलोढ़ मृदा ही होती है। तो यही सब क्या होता है, क्वेश्चन आते रहता है, बस आपको क्या करना है, बेसिक चीज़ को ठीक से पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया ट्रांस हिमालय ऊपर में है, फिर ITSZ है, फिर ग्रेट हिमालय, फिर MCT है। MCT के बाद क्या आएगा आपका, एक और पर्वत श्रृंखला आ जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका मध्य हिमालय, है ना, मिडिल हिमालय जिसको कहेंगे, तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा MBF, ठीक है। तो ऐसे करके क्या होता है, ये सब संरचनाएं बनी हुई हैं। बस आपको क्या करना है, इन बेसिक चीज़ों को अगर आपको पता रहता तो आप यहाँ से क्या करते, महान हिमालय आंसर को निकाल लेते। तो बस वही मैं आपको बोल रहा था। अब देखिए ये महान हिमालय क्या हुआ है, 2012 में आए हैं। अब ठीक
इसके बाद हम लोग देखते हैं 2024 का, 13 वर्षों के बाद की कहानी है। फिर उन्होंने सीधे सीधे क्या पूछा है, देखिए, जो पर्वत श्रृंखला कहाँ कहाँ पे मिलती हैं, यानी कि पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में कहाँ पर मिलते हैं। तो जो श्रृंखलाएं आपस में मिल रही हैं उसी से प्रश्न आ रहे हैं ना एग्जाम में, तो थीम रिपीट हो रहा है कुल मिला के। तो इसीलिए आपको क्या करना है, थीम को पकड़ना है। तो ऐसे पर्वत श्रेणियाँ कहीं कहीं पर मिलती हैं, उनसे कोई कोई संरचना बनता है, वो सब क्या होता है एग्जाम में रिपीट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे उन्होंने 2012 में वो पूछा था कि सड़कों का घनत्व पूछा था। अब इन्होंने क्या कर दिया 2024 में, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा वर्ष 23-24 में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादक राज्य रहा है। तो कुल मिला के खनिज का पूछा इन्होंने, और हमारा जो थीम था वो कौन सा थीम है, इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे में ही ये डेटा दिया रहता है। तो आपका खनिज उत्पादन से संबंधित डेटा हो गया, सड़क परिवहन से संबंधित डेटा हो गया, जो भारत का आर्थिक समीक्षा आता है उसको क्या करना है, अच्छे से वहाँ से एक बार देख लेना है। बस यही आपको क्या हो रहा है, पता चल रहा है। फिर देखिए अगला जो है जनगणना से संबंधित प्रश्न है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में न्यूनतम लिंगानुपात रखने वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब देखिए यहाँ पर लोगों को एक तो सबसे पहला जनगणना में प्रश्न उठता है कि कौन सी पढ़ें, तो भैया 2011 वाला ही पढ़ो, पूरा पीवाईक्यू उठा के देख लो। 2011 के अलावा किसी जनगणना को नहीं पूछता है पीएससी या व्यापम भी। तो 2011 की जनगणना जो आधारभूत जनगणना हुई थी उसी को पढ़ना है। अब देखिए उसमें एक और लॉजिक काम करता है, ये आखिरी वर्ष होगा जब 2011 की जनगणना को पूछा जाएगा, इसके बाद तो नया जनगणना आ जाएगा, तो सब जो क्वेश्चन आएंगे वो नई जनगणना से आएंगे। तो एग्जामिनर को भी ये मन कर रहा होगा कि 2011 वाले को एक आखिरी बार पूछ लिया जाए करके, तो इसीलिए क्या करना है आपको 2011 वाली जो बेसिक जनगणना हुई है उसी को ही पढ़ना है, ठीक है। अब इसका आंसर तो आपको मिल जाएगा यहाँ से, लेकिन आपको थीम पकड़ना है कि जनगणना से संबंधित लिंगानुपात वाला हो गया, सेक्स रेशियो हो गया ये, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरे और कुछ कुछ फैक्ट होते हैं जनांकिकी वाले, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको आपको रेडी कर लेना है। साक्षरता दर हो गया और बाकी सब चीज़ें, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, यहाँ से जनगणना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारतीय भूभाग की जनजाति नहीं है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। रिपीटेड कैसे है, ये घटना चक्र जब आप सॉल्व करने जाओगे तब क्या होता है, ऐसे जनजातियों से संबंधित फैक्ट को क्या करता है पीएससी या फिर दूसरे जो स्टेट के एग्जाम है वो मैच द कॉलम में पूछेंगे, कभी कभी ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिपीट होने वाला फैक्ट है और आपको ये बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसा ही ये क्वेश्चन देखिए आगे भी मिलेगा हमको। एक ये जनजाति वाला क्वेश्चन हो गया, फिर दूसरा देखिए यहाँ पर सुमिलित कीजिए अनुसूचित जनजाति और उसका बाहुल्य क्षेत्र कौन कौन सा है। तो ये क्या है, ऑलरेडी सुमिलित है, जारवा का अंडमान निकोबार होता है, मुंडा का झारखंड, भील का राजस्थान और गद्दी का हिमाचल प्रदेश। तो ऐसे हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, जो जनजाति वाला टॉपिक है वो बहुत बार क्या करते हैं लोग छोड़ देते हैं, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है। आपको क्या करना है, घटना चक्र उठाना है और वहाँ पर जो जनजाति चैप्टर दिया है वहाँ से इसको सॉल्व कर लेना है। वही सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपके वो बन जाएंगे, किसी को भी यहाँ पर क्या होना है, परेशान नहीं होना है, बन जाएगा आपसे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए अगला है भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन है। अब यहाँ पर देखिए जैसा कि पूछा गया था नॉर्मन बोरलॉग जी के बारे में, वैसे ही ये क्वेश्चन क्या है, व्यक्ति विशेष के बारे में पूछा गया है। वो चैप्टर था कृषि वाला, लेकिन ये विशेष है। मान लीजिए ये सांख्यिकी संस्था क्या करती है, बहुत सारे आंकड़े जारी करती है, इसीलिए इंपॉर्टेंट संस्था है और इन सब के बारे में भी आपको क्या करना है, रेडी रहना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। फिर उसके बाद देखिए हिमालय की श्रेणियाँ फिर से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। कामेत, धौलागिरी, नामचा बरवा, नंगा पर्वत कौन सा भारत में नहीं है, तो धौलागिरी नेपाल चीन की सीमा में है, तो इसको यहाँ से क्या कर लेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। फिर उसके बाद देखिए एक टफ क्वेश्चन आया था कि जनसंख्या के आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है। 6 होता है इसका आंसर, मतलब पीएससी के द्वारा लिया गया है। देखिए थोड़ा सा टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है, इसमें भिन्न भिन्न आप सोर्स को फॉलो करने जाओगे तो अलग अलग आंसर देखने को मिलता है। आगे के लिए हम लोग 6 को याद रख लेंगे, लेकिन ये मेरे हिसाब से टफ क्वेश्चन था, इसको छोड़ सकते थे अगर नहीं आता था तो, क्योंकि बहुत सारे सोर्स में आपको इसका 3 भी मिलेगा आंसर, 4 भी मिलेगा, तो अलग अलग हो सकता है। लेकिन पीएससी ने जो आंसर ले लिया है वही हमको क्या करना है, आगे के लिए याद कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 1-2 और क्वेश्चन देखते हैं। इन्वायरमेंट के क्वेश्चन है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है इन्वायरमेंट का, प्रजातियों की अधिकतम विविधता कहाँ पाई जाती है। तो जैव विविधता टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है यहाँ से, इसको ध्यान रखना है आपको। उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पादप क्या होते हैं, तो ये है खाद्य श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन। तो खाद्य श्रृंखला में क्या होता है आपका, हरे पादप एक प्रकार के क्या है, प्राथमिक उत्पादक हैं, उत्पादक की श्रेणी में आएंगे वो, तो इसको एकदम ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला को, खाद्य श्रृंखला हो गया, खाद्य जाल हो गया, ऊर्जा पिरामिड हो गया, ये सब चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब देखिए फिर से वही हमारा वायुमंडल और जो प्रदूषणकारी गैस हैं वहीं सबसे क्वेश्चन आ रहा है। मतलब थीम जो 2012 में चल रहा था वही थीम क्या हो रहा है 2024 में, 13 वर्षों बाद भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसीलिए प्रश्नों को देखना जरूरी है। चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है,
थोड़ा विवादित प्रश्न था, पीएससी ने क्या लिया है इसका आंसर, पैंथेरा टाइग्रिस लिया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा चीता का वैज्ञानिक नाम होता है एसिनोनिक्स जुबाटस, अगर मैं सही पढ़ पा रहा हूँ तो यही होता है उसका नाम। और जो पैंथेरा टिग्रिस है या टाइग्रिस है वो किसका नाम है, बाघ का वैज्ञानिक नाम है। तो पीएससी द्वारा आंसर ले लिया गया है, तो अब इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बाकी इसका करेक्ट क्या है आगे के लिए फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ये होता है करके, ठीक है। तो ऐसे कभी कभी क्वेश्चन आते हैं पीएससी में, अगर आपको आते रहता तो इसको अटेम्प्ट करते, नहीं तो ये भी एक तरीके का टफ क्वेश्चन था, छोड़ने लायक क्वेश्चन था। तो ऐसे देखिएगा जब भी क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, 12-14 क्वेश्चन आएंगे, तो अब 1-2 आपसे नहीं बनेंगे, लेकिन बाकी तो ऑलमोस्ट बन ही जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा क्या क्या थीम रिपीट हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें जो हैं बार बार पीएससी के द्वारा दोहराई जा रही हैं। अब इस आधार पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों की एक सूची बना लेते हैं और जिनको हमको पढ़ के जाना ही है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इस सूची में देखते हैं कौन कौन से चैप्टर आएंगे और सब टॉपिक आएंगे उनके। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है भारत का भौगोलिक परिचय है। इसमें परिचय में आपको क्या देखना है, भारत का भौगोलिक विस्तार, मतलब उसकी सीमा रेखा में कौन कौन से अन्य देश आते हैं, जैसे कि बांग्लादेश से कितनी किलोमीटर सीमा साझा करता है वो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अक्षांश देशांतर विस्तार के बारे में क्वेश्चन आता है कभी कभी, पड़ोसी देश वही हो गए तो वही सब आएगा इसमें। जो विभिन्न सीमाएँ हैं, मैकमोहन सीमा वो किस देश के साथ बनाता है ना, सर्कृक विवाद किस देश के साथ है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है एकदम बेसिक सिंपल वाला। दूसरा चैप्टर है भौगोलिक संरचना, जिसमें आपके हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं आएंगी, प्रायद्वीपीय पठार आएगा, तो प्रायद्वीपीय पठार के बेसिक इन्फॉर्मेशन से संबंधित क्वेश्चन 2023 के प्रीलिम्स में आया था, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको ध्यान रखना है। तटीय मैदान के बारे में भी क्वेश्चन आया था 2023 के प्रीलिम्स में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द्वीप समूह के बारे में भी क्वेश्चन आया था, लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, और द्वीप समूह के बारे में बेसिक जानकारी क्या है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं जो भी यहाँ पर टॉपिक का नाम मेंशन कर रहा हूँ उसमें क्या है, क्वेश्चन आया हुआ ही है, मतलब 2-3 वर्षों में रिपीट हुआ है, इसीलिए मैंने इन टॉपिक का नाम यहाँ पर ऐड किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर नदियाँ व जल प्रणालियाँ, यहाँ से देखिए जो महत्वपूर्ण नदियों की जल प्रणाली हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद इनकी सहायक नदियों से कैसे क्वेश्चन आता है, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, उस प्रकार से इसको रेडी रखिएगा। मीडियम ये क्या है, प्रायोरिटी वाला टॉपिक है, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ये ऊपर का दोनों था जिसके बारे में हमने चर्चा की। जलवायु चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न आता है यहाँ पर। तो मानसून के प्रकार, मतलब दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, ये दोनों के बारे में। उत्पत्ति सिद्धांत, उसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा, कभी कभी पीएससी में इसमें ज़्यादा बेसिक में घुस जाता है, वो जेट स्ट्रीम वगैरह भी पूछने लगता है, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना है आपको जलवायु चैप्टर को, ठीक है। मौसमी वर्षा वितरण, तापमान के क्षेत्र, तो किस क्षेत्र में किस प्रकार की वर्षा होती है ये सब पूछा जाता है, वही सब आपको क्या करना है, देखना है यहाँ से। कभी कभी उष्णकटिबंधीय चक्रवात से भी प्रश्न आ जाता है, तो इसको भी आपको देख लेना है एक बार, ठीक है। कहाँ से देखेंगे कैसे देखेंगे वो मैं जस्ट आगे बताने वाला हूँ, आपका रेडी हो जाएगा वहाँ से। फिर मिट्टियाँ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आता है, महत्वपूर्ण मिट्टियों के नाम लिखे हैं मैंने, और ये टॉपिक क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है मिट्टियों से। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव, तो इसमें देखिए जो वन के प्रमुख प्रकार है ना वही इंपॉर्टेंट है, उसी को पूछता है पीएससी। राष्ट्रीय उद्यान जो घटना चक्र में दिया हुआ है उन्हीं को पढ़ लेना है, घटना चक्र के अलावा किसी भी नेशनल पार्क को आपको नहीं पढ़ना है, जितना उसमें दिया है उतने को ही रेडी करेंगे आप। बायोस्फीयर रिजर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है। तो कितने होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा है, क्या क्रम है, वो एकदम अच्छे से रेडी करना है आपको। कृषि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से प्रश्न आता ही है, तो प्रमुख फसलों के बारे में पढ़ लीजिएगा। धान के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, कितने जलवायु वाला क्षेत्र चाहिए, मतलब वर्षा कितनी होनी चाहिए, सिंचाई लगती है कि नहीं लगती है, वो सब चीज़ें आपको धान के बारे में, गेहूँ के बारे में, कपास, बाकी सब फसलों के बारे में क्या करना है, देख लेना है। हरित क्रांति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, श्वेत क्रांति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से देख लेना है। खनिज संसाधन देखना है, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, बॉक्साइट, अभ्रक, सोना, यूरेनियम, प्रमुख खनन क्षेत्र व उद्योग केंद्र, तो खनिज पट्टी से संबंधित क्वेश्चन आ चुका है, हाईएस्ट प्रायोरिटी का टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से रेडी करना है। जैसे कि उड़ीसा वाला सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादक राज्य पूछा था 2024 में, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना है, ठीक है। लोहा और कोयला खास करके ये दोनों। फिर उसके बाद देखिए उद्योग व औद्योगिक क्षेत्र, तो इस्पात और सीमेंट उद्योग ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछता है कि इस्पात उद्योगों को कहाँ पे लगाया जाता है, कच्चा माल के स्रोत के पास, या लौह अयस्क के स्रोत के पास, या फिर आपका जहाँ पर से निर्यात किया जा सकता है वैसे जगहों पे। तो कौन कौन से ऐसे उद्योग हैं उन सबको पूछता है। फिर कभी कभी उनका बेसिक इन्फॉर्मेशन भी पूछ देता है कि मान लीजिए दुर्गापुर का जो इस्पात इंडस्ट्री है तो उसके बारे में सामान्य जानकारी किसके सहयोग से बनाया गया है, ब्रिटेन है, यूएसए है, या फिर कोई और देश है, ऐसा टाइप का पूछा जाता है।
अंत में देखिए जनसंख्या व जनगणना टॉपिक है हमारा। तो जनसंख्या का वितरण, घनत्व, वृद्धि दर, साक्षरता, लिंगानुपात और शहरीकरण, इन सभी के पैटर्न से क्या हुआ है, क्वेश्चन आया है। तो जो जो पॉइंट मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं उन सभी से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको क्या करना है, आपको पढ़ना ही है। जनसंख्या टॉपिक पढ़ने जाएंगे तो ये सब चीज़ों को देखना ही है, आपको छोड़ना नहीं है। कुल मिला के यहाँ पर जो मैं आपको दे रहा हूँ वो सबसे क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी पहले, इसीलिए मैं उन सबको मेंशन कर रहा हूँ। तो ये हो गया, समझ लीजिए जो एक लिस्ट है आपके टॉपिक्स की, वो लिस्ट मैंने आपको दे दी, आपको इसका PDF मिल जाएगा। अंत में देखिए जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं वो कौन कौन से हैं, तो हिमालय व पठार प्रणाली, नदियों की सहायक नदी मतलब सहायक धाराएं व जलप्रपात, तो वही मैच द कॉलम में आता है। मिट्टी के प्रकार व वितरण, भारत की जलवायु व मानसून, फसल व कृषि की क्षेत्रीयता, मतलब कुल मिला के किस क्षेत्र में किस प्रकार की फसल होती है वो थोड़ा बहुत पूछता है। खनिज व उद्योग मानचित्र पर आधारित प्रश्न, मतलब किस क्षेत्र में कौन सा उद्योग है, ऐसा कभी कभी क्वेश्चन आता है। जनसंख्या व जनगणना डेटा 2011 पर आधारित, तो मैंने यहाँ पर फिर से 2011 मेंशन कर दिया है, यही पढ़ना है आपको करके। तो ये हो गया जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभी तक पूछे गए हैं उनके आधार पर पूरी बात हो गई। अब देखिए ये लर्निंग आउटकम तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। थोड़ी सी बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो ज्योग्राफी है उसके लिए विभिन्न प्रकार की बुक्स प्रचलित है मार्केट में। सबसे पॉपुलर है आपका दृष्टि की, जिसमें भारत और विश्व का भूगोल दोनों मेंशन रहता है। हमारे लिए यहाँ का भारत का भूगोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व के भूगोल के कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। अगर देखिए आप लोग ये बुक पढ़ते हैं और आपको समझ में नहीं आता है विश्व का भूगोल का कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाता है, तो आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट में वो करिएगा, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिस्ट भी दे दूंगा कि यहाँ से आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे कि तापमान पढ़ना रहता है, आपको जलवायु पढ़ना रहता है, और एक दो और टॉपिक हैं उनके बारे में आपको बता दूंगा, अभी मुझे यही दोनों याद आ रहा है। तो ये बुक जो है ये मैंने पर्सनल पढ़ी है, काफ़ी अच्छी बुक है। यहाँ से भारत का भूगोल के लिए आपका प्री का सिलेबस, मेंस का सिलेबस, व्यापम का सिलेबस सब कवर हो जाता है। और एक और चीज़ ध्यान देनी है आपको, जब भी आप इंडिया जीएस का कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसके लिए नेशनल लेवल के पब्लिकेशन की बुक ही पढ़ेंगे, क्योंकि यदि आप लोकल पब्लिकेशन वाली यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रचलित पब्लिकेशन वाली बुक पढ़ने जाओगे तो उसका लैंग्वेज क्या है, उसका लैंग्वेज समझ लीजिए मैच नहीं करता है कई बार जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे, तो आपको क्या लगेगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ लगने वाला है। लेकिन यदि आप इस बुक्स को, ऐसी बुक्स को पढ़ लोगे जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित हैं, तो उनका लैंग्वेज सीधे सीधे क्वेश्चन से मैच कर जाता है, तो आपको क्वेश्चन अपने आप सरल लगने लगेगा। तो यही कारण है जिसके कारण मैं आपको ये सब बुक्स जो है रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छी बुक है, इसको देख सकते हैं। दूसरा इसका एक फ़ायदा ये है कि NCERT पर आधारित है, मतलब NCERT में जो जो कंटेंट दिया है ज्योग्राफी से संबंधित उसी से इंस्पायर होकर बनाई गई है। तो आपको क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में ध्यान देना है कि PSC अब NCERT पर आधारित जो फैक्ट हैं उनको पूछती है, तो या तो NCERT को सीधे पढ़ लीजिए, नहीं तो उस पर आधारित किसी बुक को पढ़ लीजिए। तो मेरे हिसाब से उस पर आधारित किसी बुक को पढ़ने में हमको फ़ायदा रहेगा, क्योंकि सारा चीज़ अरेंज होकर हमको एक जगह मिल जा रहा है ना, खुद से मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। NCERT पढ़ने जाओगे तो पहले किताब पढ़ोगे, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करोगे, फिर उसके बाद उसका नोट्स बनाओगे, उसको कहीं पे मैनेज करोगे, तो बहुत झंझट है मेरे हिसाब से। और आजकल NCERT तो वही है, ऑनलाइन का प्रचलन है, तो ऑनलाइन ही मिलता है, ऑफलाइन मिलती नहीं है, तो लोगों को बहुत दिक्कत जाती है। उससे अच्छा एक किताब खरीद लो और उसी से पढ़ो। दूसरा बुक देखिए पेरियार की बुक आती है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, ग्राफिकल है एकदम, तो ये भी काफ़ी अच्छी बुक है ज्योग्राफी के लिए, इसको भी आप लोग देख सकते हो। एक बुक आती है महेश बर्णवाल सर की, तो इसको भी आप लोग देख सकते हो। एक समग्र अध्ययन वाला आता है और एक NCERT वाला भी आता है, तो दोनों में से जो आपको अच्छी लगे दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा विस्तार में पढ़ना चाहें, माजिद हुसैन सर की बुक आती है भारत का भूगोल, तो ये क्या है, ये UPSC के लिए बहुत काम की है, CGPSC के लिए थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी से। तो अगर आपके पास समय है और आप एकदम गहनता से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो रिकमेंडेड नहीं है। आप दृष्टि की क्विक बुक पढ़िए या NCERT पर आधारित कोई भी बुक पढ़िए, वो क्या होगा, आपको सफिशिएंट होगा मेरे हिसाब से। तो इतना कर लेना है। इसके अलावा भी अगर आप कोई बुक पढ़ते होंगे, ये 4 बुक के अलावा कोई अन्य बुक पढ़ते होंगे तो भी सही है, बस आपको ध्यान रखना है कि NCERT पर आधारित प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेनी है, प्रश्नों की प्रैक्टिस, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। तो प्राइमरी सोर्स है आपका घटना चक्र, है ना, तो प्राइमरी सोर्स हो गया हमारा, ठीक है, घटना चक्र। तो घटना चक्र से आपको क्या करना है, ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर लेना है। अगर घटना चक्र आपको बहुत ज़्यादा विस्तार में लगता है तो आप क्या कर सकते हो, प्रतियोगिता सारांश की जो है इंडिया GS सॉल्व आती है, तो प्रतियोगिता सारांश की एक बुक आएगी इंडिया GS सॉल्व, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, ज्योग्राफी वाले पार्ट को पूरा सॉल्व कर सकते हो। तो इन दोनों में से कोई एक सोर्स को फॉलो करोगे और उसको सॉल्व कर लोगे ज्योग्राफी के क्वेश्चन, तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक और इसमें तरीका बताता हूँ मैं आपको घटना चक्र
चैप्टर सॉल्व करने का, सबसे पहले आपको ध्यान देना है छत्तीसगढ़ स्टेट में पूछे गए प्रश्नों पर, फिर उसके बाद एमपी स्टेट में पूछे गए प्रश्नों पर, फिर जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं यानी कि टॉपिक की लिस्ट दी है ना, उस लिस्ट के आधार पर क्या करना है आपको यूपी में पूछे गए प्रश्नों पर, राजस्थान में पूछे गए प्रश्नों पर क्या करना है, कंटेंट को रेडी कर लेना है। तो आपको क्या करना है, वहाँ पर बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो हमारे राज्य के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप क्या करोगे, पहले पीएससी में पूछे गए प्रश्नों को देख लोगे, 12-13 साल का प्रश्न को देख लोगे, फिर उसके बाद जब आप यूपी में देखोगे कि अरे ये प्रश्न तो एकदम बेकार है, ऐसा तो हमारे राज्य में पूछा ही नहीं जाता है, तो उसको आप छोड़ दोगे। तो इसीलिए पहले अपने राज्य के प्रश्नों को सॉल्व करिए, फिर जाइए यूपी राजस्थान के प्रश्नों को बनाने की ओर। तब क्या होगा, आपका समय बचेगा और आपका व्यर्थ में एनर्जी कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। तो ये तरीका होता है पीवाईक्यू को देखते हुए क्या करना, टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस डिसाइड करना और उनको सॉल्व करने का तरीका सीखना। तो यही मेरे हिसाब से ज्योग्राफी का एक प्रैक्टिकल अप्रोच होगा। अगर इसको फॉलो कर लोगे आप, तो आपको सब्जेक्ट में ऐसा कोई सा भी क्षेत्र नहीं होगा जहाँ से आपसे क्वेश्चन छूटेगा, सब आपसे बन जाएगा। इसी प्रकार से मैंने क्या कर दिया है, इंडियन हिस्ट्री का भी सीरीज़ पूरा किया है और इंडियन पॉलिटी का भी सीरीज़ पूरा कर दिया है। तो अगर आपने ये मेरे दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो ये वीडियो भी देख लीजिए, बहुत काम के वीडियो हैं, मैंने बहुत अच्छे से सब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन किया है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपका मैं थोड़ा डाउट रिजॉल्व कर पाया हूँ ज्योग्राफी से संबंधित। और अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।